हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का एक सीरीज चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जितना भी चैप्टर आता है सबको हम लोग मैप के सहारे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत ही सरल तरीका में याद होते जा रहा है। प्रत्येक चैप्टर को दोस्तों इस बुक में मैप पे दर्शाया गया है और मैप पे समझाया गया है। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर को, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं सबको मैप से पढ़ रहे हैं। पर्वत पढ़े हैं, पहाड़ पढ़े हैं, हिमालय की श्रेणी पढ़े हैं, फिर झील, झरना, अभी नदी पढ़ रहे हैं। तो जो भी चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा है सबको मैप पे देखे हैं, मैप से समझे हैं। दोस्तों, मैप से पढ़ने से ये होता है ना कि बहुत इजी वे में, सरल तरीका में हम लोग के दिमाग में वह छप जाता है। चूंकि मैप में पढ़ने के बाद वो दिमाग किसी फिगर को जल्दी जो है अपने आप में एब्जॉर्ब करता है। तो मैप से पढ़ना बहुत ही, किसी भी चीज को मैप से पढ़ना बहुत आसान होता है याद करने के दृष्टिकोण से। हम लोग को बहुत दिन तक याद रहता है। कोई भी चीज अगर आप देख लेते हैं तो वह देखा हुआ चीज जो है दोस्त जल्दी नहीं भूलते हैं। तो वही इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक चैप्टर को जो है मैप से देख रहे हैं। यह मेरा सीरीज चल रहा है। तो बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है मैप के सहारे इंडियन ज्योग्राफी का। तो जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं वह बैक में जा करके देख सकते हैं। प्ले स्टोर में, प्ले लिस्ट में बना हुआ है इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप। मैप के सहारे प्रत्येक चैप्टर को उसमें समझाया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं जो भी लोग नहीं देखे हैं। तो उसी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत दोस्तों मैप से हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत हमारा आज का चैप्टर है। कल ही हम लोग जो है नदी पढ़ रहे हैं, भारत की प्रमुख नदी। तो हमने कल गंगा नदी तंत्र को पढ़ा है। गंगा नदी तंत्र दोस्तों थोड़ा लंबा था तो हमने गंगा नदी तंत्र तक ही पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्त सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी आज ही पढ़ेंगे इसी में। तो दोस्तों, जो भी लोग नहीं पढ़े हैं वो एक बार देख ले जा करके, और देख लीजिए कि यह ऐसे ही मैप पे दर्शाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को भी हम दिखाते हैं आपको। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखिए, देखिए कैसे ब्रह्मपुत्र नदी को भी दर्शाया गया। तो यह सब एक बार देख लेंगे ना, आप लोग सहायक नदी रटते हैं, ये करते हैं, यहाँ पे जो है एक बार मैप से देख लेंगे तो हम लोग को इजी वे में, एकदम सरल तरीका में जो है दोस्त याद हो जाता है। बहुत सारे लोग का मतलब अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो आप लोग भी जो भी नहीं देखे हैं जा करके देखिए एक बार इस वीडियो को, जो भी लोग नहीं देखे हैं। और देखिए यहाँ पे यह गंगा नदी तंत्र जो कि हमने कल पढ़ लिया है। गंगा नदी तंत्र को देखिए, यह पूरा जो है दोस्तों, यह पूरा कैसे कैसे नदी बहती है और कौन कौन सहायक नदी हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे जो है दर्शाया गया है। तो यह गंगा नदी तंत्र था और एक ब्रीफ में जो है दोस्त कौन कौन नदी किधर बहती है यह भी इसमें दर्शाया गया था। तो हमने यह सब जो है कल की वीडियो में बता दिया हूँ। तो आज हमारा गंगा नदी कल जो है कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अभी सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी में क्या क्या आएगा उस सबको देखेंगे, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पे कैसे बहती है, और फिर कहाँ जा करके अपना जल क्षेत्र को बहा छोड़ती है, फिर से कौन कौन सी सहायक नदी इसकी हो जाएगी, और सहायक नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है, सबको हम लोग एक एक करके बारीकी से जानेंगे, समझेंगे और मैप पे देखेंगे। मैप पे देखेंगे तो हम लोग को इजी वे में याद आ जाएगा। अब हम लोग को जैसे कि मान लीजिए कि सिंधु नदी अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी सीधे माइंड में आते हैं, जो लोग बुक से पढ़ते होंगे, याद करते होंगे, तो रटना पड़ता है कि हाँ सिंधु नदी है, वह कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है और जाकर के उधर पाकिस्तान में अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो एक आइडिया, एक मैप स्केच होगा माइंड में कि अच्छा ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे इसका आकार है, इधर इधर से होकर के जा रही है, कहाँ कहाँ से होकर के जा रही है, सब हम लोग को जो है माइंड में छप जाएगा। तो मैप से पढ़ना बहुत ही आसान होता है दोस्त। और एक बता दें, एक सूचना कि जो भी लोग अभी बिहार दरोगा एसआई की तैयारी कर रहे हैं 1799 पोस्ट के लिए, तो जो भी लोग अभी भी नहीं एक्टिव हुए हैं प्लीज एक्टिव हो जाइए और अपने तैयारी को रिवीजन के तौर पे, जो भी लोग कर रहे हैं रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। और जो भी लोग खुद से नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम पे एक होमवर्क सीरीज चल रहा है, तो आकर के आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आवर स्टडी नोट से टेलीग्राम चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। जो भी लोग अगर मान लीजिए कि नहीं कहीं पे टेस्ट दे रहे हैं तो आप होमवर्क सीरीज से जुड़ करके, उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि प्रत्येक डे आपको टारगेट मिलेगा और रात में 9 बजे पर टेलीग्राम पे क्यूज होता है। तो आपको टारगेट दिया जाएगा तो आप उतना कंप्लीट कर लीजिएगा और लगभग लगभग जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों 20 नवंबर से पहले हमने सिलेबस को कंप्लीट करने की बात कही है और उतना उस रफ्तार में चल भी रहा है। हम लोग उसमें होमवर्क सीरीज में लूसेंट, एसपीटी करेंट अफेयर और फिर से रेलवे एसपीटी का जो समान अध्ययन होता है, यह 3 बुक को कवर कर रहे हैं। और उसमें एक दिन में 3 सब्जेक्ट, जैसे कि अभी एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और आपको फिजिक्स चल रहा है, और उधर से रेलवे एसपीटी और फिर से एसपीटी करेंट अफेयर। यह जो है दोस्त
5 चैप्टर पर डे, इससे क्वेश्चन 100 रहता है। आपको पढ़ना है, रात में एक बार जो है 9 बजे टेस्ट लगाना है। तो जो भी लोग अगर नहीं जुड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आकर के जुड़ के देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन एकदम बिल्कुल मेरे द्वारा सेट किया जाता है और बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है, कोई भी आलतू-फालतू क्वेश्चन नहीं रहता है। दोस्तों, हमने आप लोग को अगर जानकारी नहीं होगा, जो लोग को हमने 8 बार बिहार दरोगा का एग्जाम निकाला है, तो जो भी लोग अगर मान लीजिए कि नहीं देखे हों, तो हमको बहुत सारा आइडिया है इस एग्जाम के बारे में, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग जुड़िए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया जाता है। 8 बार हमने पास किया है, यह कैसे पास किए हैं, आपको वीडियो हम बनाए हुए हैं, जाकर के विथ प्रूफ हम दिखाए हुए हैं। हर बार मैंने पीटी, मेंस, हर फिजिकल निकाला है। लास्ट में लक भी कुछ फैक्टर होता है, नहीं साथ दिया तो नहीं हुआ। तो जो भी लोग अगर नहीं जुड़े हैं मेरे से, एक बार जुड़ के देखिए, बहुत बेनिफिट होगा। क्या पता कुछ आपको हेल्प हो जाए मेरे द्वारा। तो आइए, जो लोग नहीं जुड़े हैं वह जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और अपने आप को तैयारी को जो है दोस्तों बूस्ट अप कर सकते हैं। हमारे द्वारा कुछ पेज का लगभग 20-25 पेज का नोट्स भी बनाया गया है, तो उसको भी हम धीरे-धीरे प्रोवाइड करते हैं, आपको वीडियो पे बताते हैं और उसको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे दिया जाता है। उस जो 25-30 पेज का नोट्स है मेरा, उसमें से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हमने वही नोट्स को पढ़ करके और पूरा फुल सिलेबस को पढ़ के दोस्तों हमेशा जो है आपको बता दें कि 8 बार हम क्वालिफाई किए हैं पीटी मेंस से लेकर के। कोई भी दरोगा जो बड़ी वैकेंसी आई है, उसमें ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, हमेशा हुआ है रिजल्ट। तो दोस्तों, जो भी लोग अगर नहीं जुड़े हैं वह जुड़ सकते हैं और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र, इस पे हम अब चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो यह किधर से निकलती है, कहाँ बहती है, कैसे-कैसे है, उस पे हम लोग पहले फोकस करेंगे। कल हम लोग गंगा नदी तंत्र को देख लिए हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की दोस्तों बात करें तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उद्गम स्थल है, तो जहाँ से निकलती है वहीं से शुरू करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र को देख रहे हैं, यह एक क्या है दोस्तों, ग्लेशियर है। इसी के पास कैलाश पर्वत है दोस्तों, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील इसी के पास में है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील है और एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है। ये कौन सा ग्लेशियर है? तो देखिए, बोरकचू हिमनद, बोरकचू हिमनद इसको नाम दिया जाता है। ऐसे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से यह अगर खास जगह आपसे पूछ लिया जाए तो बोरकचू हिमनद है, जहाँ से जो है सिंधु नदी निकल रही है। और देखिए कैसे कैसे जो है यह अपना जल क्षेत्र को बहाव को कैसे कैसे यह जा रही है। यहाँ आकर के यह अपना देखिए यहाँ पे आई, फिर यह लद्दाख का एरिया है और लद्दाख के एरिया से होते हुए दोस्तों यह जो है कहाँ जा रही है, तो देखिए यहाँ पे यह पाकिस्तान में एंट्री कर जा रही है, पाकिस्तान के एरिया में घुस जाती है। और इधर में आते हैं हम लोग, तो इधर में जो दोस्तों अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर है। अरब सागर में जो है जाकर के यह गिरती है। इसका इसका अगर आपसे पूछा जाए उद्गम स्थल, तो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील, और आपको ग्लेशियर खासकर ज्यादा डीपली जाएगा तो ग्लेशियर पूछा जाएगा बोरकचू हिमनद। बोरकचू हिमनद से निकलती है और अरब सागर में जाकर के दोस्तों यह गिरती है। तो हम लोग देखे क्या कि यह गए यहाँ पे नदी और कहाँ पे एंट्री की, तो यह देखिए कि लद्दाख के लेह जिला से होते हुए या जम्मू कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान में एंट्री कर जा रही है। सॉरी, आपको देखिए यह लद्दाख का एरिया है, लद्दाख में बहते हुए जाती है। उसके बाद आपको बताएं कि अब इसका पढ़ेंगे दोस्तों, इसका तंत्र क्या है, मतलब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। हम लोग देख लिए मेन रूप से कि इसका उद्गम कहाँ हो रहा है और इसका मुहाना कहाँ हो रहा है, तो यह देख लिए। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको एक मिल रहा है, और यह हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, यह जो एरिया आपको दिखाया गया है यह भारत का नक्शा के रूप में है। यह जो दिखाया गया है आपको, यह भारत का नक्शा के रूप में है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है यह जो है भारत का नक्शा है। तो ये कहाँ-कहाँ से निकलती है, निकली, और उसके बाद यहाँ जब आई तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक श्योक नदी है, श्योक नदी, और श्योक नदी यहाँ पे, और नुब्रा है, एक नुब्रा नदी भी है और एक श्वेक नदी है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यह सहायक नदी हो जाएगा। श्वेक नदी जो है इसकी सहायक नदी हो जाएगी, आपसे कभी पूछ सकता है, लेकिन जो मेन सहायक नदी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्योक नदी को ध्यान रखिए, इधर से गिलगित नदी आकर के इससे मिल रही है, स्वात नदी आकर के दोस्तों यह मिल रही है, काबुल नदी देख लीजिए कि काबुल नदी भी आकर के उत्तर की तरफ से सिंधु नदी में मिल रही है। तो दोस्तों यह सब जो हम देखे, और इसकी टोटल लंबाई जो है ना दोस्तों 2880 है। सिंधु नदी का टोटल लंबाई की बात करें तो 2880 है। लेकिन अगर अगर आपसे बात किया जाए कि इसके उत्तर की तरफ से, तो हम बता दिए कि इसका सहायक नदी कौन कौन है। अब हम मेन रूप से क्या बात करने के लिए जा रहे हैं, टोटल लंबाई आपसे पूछे तो 2880 हो जाएगा सिंधु नदी का टोटल लंबाई। अब हम लोग देखिए यहाँ पे पंच नदी जो है, यहाँ पे देखिए झेलम नदी है, यह जो है झेलम नदी है, यह जो है चिनाव नदी है,
और यह रावी नदी है। फिर से आपको यह ब्यास नदी आएगी मिलेगा। फिर से यहाँ पे देखिए तो यह सतलज नदी आकर के मिलती है। तो दोस्तों ये इसकी विशेष शाखा की बात करें, मिनट पेन चेंज करते हैं। देखिए इसकी विशेष शाखा की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यह जो जा रही है दोस्तों झेलम नदी। झेलम नदी आई यहाँ पे और यह मेन रूप से जाकर के यहाँ पे मिल रही है सिंधु नदी से। उसके बाद आपसे बात करें तो ऊपर में देख लीजिए किशन गंगा है। किशन गंगा से अगर आपसे पूछे तो झेलम नदी की सहायक नदी के रूप में हम लोग किशन गंगा को याद रखें। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा गया है, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है, तो यह झेलम की सहायक नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किशन गंगा है। फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों तो चिनाव नदी आती है यहाँ पे झेलम के बाद। यह लाइन से याद रखा जाता है। देखिए यह भी जाकर के यहाँ पे मिल जा रही है किससे, तो झेलम नदी से। तो चिनाव नदी कहाँ से, पहले तो यह देखिए झेलम नदी, और झेलम नदी निकल कहाँ से रही, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो बेरी नाग झील से। झेलम नदी का उद्गम स्थल दोस्तों याद रखना पड़ेगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरी नाग झील है, बेरी नाग झील है। उसके बाद चिनाव नदी। चिनाव नदी को देखिए यहाँ पे चिनाव नदी। चिनाव नदी की बात करें दोस्तों तो यह जो एरिया आपको है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा यहाँ पे है, बारालाचा दर्रा की बात करें दोस्त, बारालाचा दर्रा से यह जो है चिनाव नदी निकलती है। और जब निकलती है चिनाव नदी तो इसका नाम चंद्र प्लस भागा नदी के दोनों का मिलन होता है, तब जाकर के चिनाव नदी बनती है। तो चिनाव नदी चंद्र प्लस भागा यानी कि चंद्र और भागा नदियों के मिलन से चिनाव नदी बहती है। और कहाँ से निकलती है यह, तो बारालाचा दर्रा से चिनाव नदी निकलती है। झेलम नदी अगर आपसे पूछा जाए इसका उद्गम स्थल क्या है झेलम नदी का, तो बेरी नाग झील है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपसे चिनाव के बाद नीचे आइएगा तो यह रावी नदी है, देख लीजिए। और यह भी रावी नदी आकर के यहाँ मिल रही है। और रावी नदी जो है कहाँ से निकल रही है, तो रोहतांग दर्रा से निकल रही है। देखिए यहाँ पे यह रोहतांग दर्रा है और यहीं से जो है दोस्त रावी नदी निकल रही है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है रावी नदी कहाँ से उद्गम इसका है, तो रोहतांग दर्रा से। उसके बाद इसी के आसपास से है दोस्तों, रोहतांग दर्रा के आसपास से ही ब्यास नदी, यह देखिए ब्यास नदी है, ब्यास नदी निकल रही है। और ये आकर के यहाँ पे नीचे वाला नदी में यानी कि सतलज नदी में आकर के यह मिल जाती है। यहाँ पे देखिए सतलज नदी। अब सतलज नदी क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यह आपको दिख रहे हैं झील, और यह झील कौन सा है, तो राकसताल झील है। राकसताल झील है और शिव किला दर्रा है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि सतलज नदी जो है कहाँ से निकल रही है, तो राकसताल झील से निकल रही है। और देखिए यहाँ पे कि एक दर्रा के बीचों बीच बहती है, यानी कि शिव किला दर्रा के बीचों बीच होकर के सतलज नदी निकलती है और सीधे जाती है, सीधे जाते जाते यहाँ पे और सबसे ऊपर से जो नदी आ रही है झेलम नदी, वहां पे जाकर के यह झेलम नदी के रूप में मिल जाती है। और जब यहाँ दोनों मिलती है फिर जाकर के यह सिंधु नदी में मिलती है। तो दोस्तों हमने एक मैप डायग्राम देखा, स्केच किया कि कहाँ पे क्या क्या है। अब हम लोग पहले उद्गम देख लिए और कहाँ पे मिल रही है वो देख लिए। इससे और पॉइंट क्या बनेगा वो हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग को याद रखना है उद्गम स्थल। अगर उद्गम आपसे झेलम नदी के बारे में पूछा जाए तो बेरीनाग को याद रखना है। आपको चिनाव के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो ये बारालाचा, जैसा कि हमने बताया बारालाचा दर्रा से निकलती है चिनाव नदी और चंद्र प्लस भागा नदी को मिल करके चिनाव नदी बनती है। फिर आपसे आ गया रावी, र से रावी और र से रोहतांग, ऐसे याद रखना है। रावी नदी का उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा जो कि हम लोग जान रहे हैं कि यह कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम लोग बात कर नीचे आएंगे तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल यही रोहतांग दर्रा के आसपास में है। और उसके बाद सतलज नदी मेन रूप से याद रखिए, और यह जो है राकसताल झील से निकलती है और शिव किला दर्रा के बीचों बीच। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिव किला दर्रा से बहने वाली नदी का नाम बताइए, तो सतलज नदी, और सतलज नदी जाकर के यहाँ पे चिनाव नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों यह उद्गम स्थल के रूप में हम लोग को याद रखना है। अब मेन हम लोग को क्या क्या याद रखना है इस पे चर्चा करेंगे। मेन अगर हम लोग को याद रखना हो कि किशन गंगा तो हम लोग याद रख लिए झेलम नदी। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि कौन नदी किस में मिलती है, या 5 नदी में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो पहले तो ऊपर से नीचे हम लोग याद रखेंगे, ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोग को याद रखना है। सबसे ऊपर में कौन है दोस्त, 5 नदियों में यह झेलम नदी हो गया, फिर चिनाव आ गया, फिर से दोस्तों रावी नदी आ गया, फिर ब्यास नदी आ गया और नीचे में सबसे सतलज नदी आ गया। तो हम लोग यह 5 नदी का जो है एकदम लाइन से याद रखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोग को ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सी नदी आ जाएगी, तो सबसे ऊपर में झेलम, रावी, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, ऐसे 5 नदी हम लोग एकदम लाइन से। और यही 5 नदी के संगम के कारण पंजाब राज्य का नाम पंजाब पड़ा है। तो झेलम हो गया, चिनाव हो गया, रावी हो गया, ब्यास नदी हो गया, उसके बाद सतलज नदी हो गया। तो इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे
कि ऊपर से नीचे तो हम लोग पढ़ लिए। अब यह 5 नदियाँ किन-किन में जाकर के मिलती है, किस नदी में जाकर के मिलती है, इसको ध्यान रखा जाता है। यह पूछा जाता क्वेश्चन है, पूछा गया ही इसमें आपसे क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आइए पहले तो हम लोग देखिए कि वेरीनाग झील से झेलम नदी निकली, यहाँ पे निकली और यह नदी सीधे जाकर के सिंधु नदी में मिल रही है। अब इसकी शाखा कौन-कौन सी है इसे देखिए, चिनाव नदी, जैसा कि हमने बताया कि 12 लचकदार रस्सी यहाँ निकलती है और यह निकली और आप लोग देख सकते हैं यह निकली है, लेकिन यहाँ पे जाकर के जो है मिल गई है। किससे मिल गई है? तो झेलम से मिल गई है। यानी कि चिनाव और झेलम, झेलम जाकर के जो है सॉरी चिनाव जो है जाकर के यहाँ पे झेलम में मिल गई। लेकिन अब वही रोहतांग दर्रा से निकला रावी नदी और इसका देखिए कि यह जाकर के मिल गई किससे? तो चिनाव नदी से। दोस्तों ऊपर वाला नदी मेन रूप से हो गया झेलम नदी और उसके नीचे जब चिनाव नदी आया तो चिनाव नदी भी जाकर के झेलम में मिल गया। अब चिनाव नदी में है दोस्तों, जब चिनाव नदी मिला झेलम में तो चिनाव नदी से रावी नदी जाकर के फिर से चिनाव नदी में मिल गया। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे लाइन में हम लोग खड़ा होते हैं कभी-कभी जब लाइन में खड़ा होते हैं एक लाइन से, तो हम लोग देखे होंगे कि एक के बाद एक होता है, एक के बाद एक से मिल जाता है दोस्तों, एक के बाद एक से जो है मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह आदमी जाके इसको पकड़ा, यह आदमी फिर से इसको पकड़ा, तो ऐसे हम लोग कभी-कभी देखते हैं। तो यह मान लीजिए कि आपको झेलम नदी हो गया, उसके बाद झेलम नदी मेन रूप से आगे हो गया, फिर इसके पीछे में कौन आ गया? तो यह इससे मिल गया जाकर के चिनाव, चिनाव के बाद में कौन आया? रावी नदी आकर फिर इससे मिल मतलब एक के बाद एक आ गया। अब हम लोग देखेंगे फिर रावी नदी के बाद देखेंगे, 3 नदी को तो ऊपर में हम लोग देख लिए कि झेलम के बाद चिनाव आकर के मिल गया झेलम से, फिर रावी नदी आकर के चिनाव से मिल गया। अब हम लोग ब्यास नदी की बात करें दोस्तों, ब्यास नदी का, तो ब्यास नदी के यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, चूंकि एक के बाद एक 3 हम लोग ऊपर में देख लिए तो 2 को याद करना आसान हो जाएगा। रावी नदी को देख लिए जो कि चिनाव में मिल रही है, और ब्यास नदी जो है सीधे जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी मेन रूप से देख लीजिए यहाँ पे कि यह बड़ा नदी के रूप में, और जाकर के सबसे लास्ट सबसे जो अंतिम नदी ऊपर में है, ऊपर की नदी जो जाकर के सिंधु नदी में मिल रही है, उससे जाकर के यह झेलम नदी से सतलज नदी मिल जाती है। तो ध्यान में रखना है हम लोग को, यहाँ पे देख भी सकते हैं यह जाकर के कहाँ मिली, तो झेलम नदी ऊपर से आ रही है उसमें मिली। लेकिन यहाँ सतलज नदी में कौन सी नदी आकर के मिल रही है? तो हम लोग को ध्यान में रखना है ब्यास नदी। ब्यास नदी आप लोग देख भी रहे हैं कि ब्यास नदी आकर के सतलज में मिल गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग को बिल्कुल याद रखना है कि कौन सी नदी किससे मिलती है। और आपको एक और बात बता दें कि अभी चर्चा भी चला था दोस्तों, 1960 सिंधु नदी जल समझौता जो है 1960 में हुआ था, और इसमें क्या-क्या बात कही गई थी? तो ऊपर की 3 नदी जैसे झेलम, चिनाव और रावी, झेलम, चिनाव और सिंधु, यह 3 नदी पर जो है दोस्तों पाकिस्तान का अधिकार रहेगा, और नीचे का 3 नदी जैसे रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास और सतलज पे, इस पे जो है भारत का जो है अधिकार रहेगा। इस पे कंट्रोल जो है कौन कर सकता है? 3 नदियों पर, रावी, ब्यास, सतलज नदी पे जो है दोस्त कौन किसका कंट्रोल रहेगा? भारत का। ऊपर का जो है 5, इस 5 नदी में बात करें तो झेलम और चिनाव पे पाकिस्तान पाकिस्तान का जो है कंट्रोल रहेगा, और इस नदी से 20% भारत, इस नदी का 20% ही जल को यह भारत यूज कर सकता है। तो यह जल समझौता था, अभी चर्चा में था, और बीपीएससी में दोस्तों अभी 71वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिंधु जल नदी समझौता के तहत किसका कंट्रोल इसमें नहीं था, भारत में इसमें से किसका नहीं था? तो दिया गया था रावी, ब्यास और सतलज दिया गया था, और एक झेलम भी था ऑप्शन में। तो दोस्तों झेलम नदी नहीं होगा, क्योंकि झेलम और चिनाव पे पाकिस्तान का जो है कब्जा था। तो हम लोग देखें लगभग इस पॉइंट को हम लोग समझ गए, और भी पॉइंट कुछ इसमें है होगा तो आपको पीडीएफ में जो है हम देंगे, उसमें पढ़ के आप लोग देख सकते हैं। बस हम लोग स्केच कर रहे हैं, इसको देख लिए। आप लोग एक और पॉइंट जानिए कि आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे इस 5 नदी का पुराना नाम झेलम, झेलम का नाम क्या है, चिनाव का क्या है, झेलम का अस्किनी नाम है पुराना, फिर चिनाव का बितास्ता, उसके बाद ब्यास का, सतलज का शत्रुदे, और ब्यास का जो है नाम दोस्तों बिपाशा, ब्यास का बिपाशा, सतलज का शत्रुदे, और आपको रावी का परुसनी, फिर से चिनाव का झेलम, चिनाव का हो जाएगा, चिनाव का देखिए, चिनाव का आस्किनी, झेलम का बितास्ता, झेलम का बितास्ता, चिनाव का आस्किनी, और रावी का परुसनी, ब्यास का बिपाशा, और यहाँ पे सतलज का शत्रुदि। तो कभी-कभी आपसे पुराना नाम भी पूछा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों यही रावी नदी पे जो है दोस्तों थीन बांध रावी नदी पे है, थीन बांध। तो ध्यान में रखना है हम लोग को, बांध भी आगे हम लोग पढ़ेंगे किस पे कौन सा है। तो अभी के लिए सिंधु नदी तंत्र में दोस्तों इतना ही है, और हम लोग उम्मीद करते हैं मैप से समझे। अब ध्यान हमेशा जो है दोस्त ध्यान में रहेगा आप लोग को, और यह बात जरूर से जरूर इस 5 नदी को जरूर ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम स्थल और कौन सी नदी किसमें आकर के जो है मिल रही है, इसको जो है ध्यान में हमेशा जो है दोस्त
रखा जाता है। तो आप ऐसे भी ध्यान में रखिएगा कि झेलम में कौन-कौन मिल रही है, तो झेलम में जाकर के देखिए यहाँ पे झेलम में आकर के कौन मिली, तो चिनाव नदी आकर के मिल गई और एक नदी आकर के सतलज नदी नीचे से मिल गई। यानी कि चिनाव में जो है 3 नदी और तीनों नदी जाकर के तब जाकर के यहाँ पे सिंधु में मिलती है। यानी कि मेन रूप से झेलम जाकर के सिंधु में मिलती है और झेलम में आकर के देखिए तो यह चिनाव और नीचे से सतलज, और चिनाव में है दोस्तों इधर रावी मिल जाती है और ब्यास जो है इधर सतलज में मिल जाती है। तो ऐसे हम लोग को ध्यान रखना है कि किस में कौन मिल रही है, चिनाव में रावी और नीचे से सतलज में ब्यास। तो नीचे वाला दोनों ब्यास और सतलज एक लाइन से ध्यान रखिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा, चिनाव और रावी का एक साथ, और चिनाव जाकर के झेलम में मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो है आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों अब ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी में अगर आपसे देखें दोस्तों तो कैलाश पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत श्रेणी यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अगर देखें हम लोग तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए जो है सिंधु नदी तंत्र को भी ही हम लोग देखेंगे। यह ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर से ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा। उसके बाद एक प्रायद्वीपीय भारत का जो मेन नदी है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिंधु नदी तंत्र है। गंगा को हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं, और यह मैप देखने के बाद आप लोग इसको एक बार पीडीएफ के रूप में पढ़ लीजिएगा। यह पीडीएफ जो है आपको दे दिया जाएगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम पे। आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल है, आवर स्टडी नोट सर्च मारिएगा आ भी जाएगा, और आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। एक बात और, यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़िएगा उसको तो मिलेगा एक पॉइंट। यहाँ एक पॉइंट मिस हो रहा था जो कि इम्पोर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं। सिंधु नदी, जैसा कि हम लोग पहले बताए भी हैं वीडियो में, जब पर्वत पहाड़ हिमालय पढ़ रहे थे, तो दोस्तों हिमालय पढ़ रहे थे तो यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय था, और ट्रांस हिमालय में ही दोस्तों, ट्रांस हिमालय में क्या क्या था? ट्रांस हिमालय में लद्दाख, जास्कर, और आपको बता दें काराकोरम श्रेणी था, फिर लद्दाख था, फिर जास्कर था। तो यहाँ पे देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ऐसे था श्रेणी, और श्रेणी था तो इसी श्रेणी से आपको बता दें, फिगर ऐसे नहीं था, ऐसे ऐसे हो जाएगा क्या, यह लद्दाख हो जाए, सॉरी काराकोरम हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाए, फिर जास्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम ऊपर में, लद्दाख और जास्कर। दोस्तों यही काराकोरम आपको देखिए, यही पे लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो यही लद्दाख और जास्कर से दोस्तों बीचों बीच जो है सिंधु नदी बहती है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, तो लद्दाख और जास्कर को हम लोग याद रखेंगे। हमने पहले भी बताया है, लेकिन यह नदी आया तो आपको नदी के साथ भी इसको ध्यान में रखना है। लद्दाख और जास्कर, यह दो श्रेणियों के बीच से जो है सिंधु नदी बहती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर लोग पसंद नहीं करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों जिनको भी कंफ्यूजन होता होगा इस नदी में, तो आज क्लियर हो जाएगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा यहाँ से पूछा ही जाता है क्वेश्चन, जो है हमेशा यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी ऐसी नदियां है जिसका उद्गम भारत में नहीं है लेकिन बहती भारत होकर के, तो हम लोग देखें कि यह जो एरिया है, यह तिब्बत का एरिया है। तिब्बत का एरिया है दोस्तों। तिब्बत से 3 नदी को याद रखना है। कौन कौन? तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंधु देख लीजिए, सतलज देख लीजिए, और एक हम लोग कल जो पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र 3 नदी का जो है उद्गम तिब्बत के एरिया से होता है, जो भारत में नहीं है। तो इसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। तो 3 नदियां का हम लोग याद रखेंगे, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यह तीनों नदियां जो है तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे टेस्ट भी चलता है, वहाँ पे आप टेस्ट भी आकर के दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।